हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिससे अधिकतर एग्जामों में क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, अनुसूचियां। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन कह सकते हैं या पॉइंट्स कह सकते हैं कि अनुसूचियां और अनुच्छेद में क्या अंतर है। ठीक है, पहला टॉपिक हम इस पर बात करेंगे कि अनुच्छेद क्या होते हैं और अनुसूचियां क्या होती हैं। जो अनुच्छेद होते हैं वह क्या हमने देखी, जैसे कि आर्टिकल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की काफी वीडियोस हमने क्या है दे दी हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल किस में मिलते हैं, हमें पार्ट्स में मिलते हैं। पार्ट्स में जैसे कि भाग, ठीक है, हमने वो देखे हैं भाग में कि पहले भाग में क्या दिया है, दूसरे भाग में क्या दिया है, तीसरे भाग में क्या दिया है, इस तरह से हमने देखे हैं। ठीक है, अनुच्छेद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अनुच्छेद का पूरा मिला जुला भाग, ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद हम पहली अनुसूची में ही देख लें तो किसके बारे में दिया है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं, एक बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसे बढ़िया करके, कि पहली अनुसूची में आप देखते हैं क्या मिलता है, राष्ट्र, ठीक है, जो क्या है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के राज्यों के बारे में क्या है विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, पर इसका जो अगर हम देखें तो आर्टिकल में 1 to 4, कहां से, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आपको ये क्या है देखने के लिए मिलता है कि राज्य क्षेत्र में किस प्रकार से वृद्धि करी जाए, किस प्रकार से घटाया जाता है और क्या क्या किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम किस में देखेंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक। पर अगर हम इसे देखें तो आर्टिकल 1 से 4 तक का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, किसका पार्ट है, अनुसूची 1 का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, अनुसूची 1 का भाग है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुसूची क्या होता है, अनुच्छेदों का मिला जुला एक तरीके से बंडल। जैसे कि अगर हम कह दें कि टुकड़ों में जो रहेंगे वो अनुच्छेद रहेंगे, और उनको अगर एक बंडल में कह दें तो वो क्या कहलाएंगी, अनुसूचियां कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आपको लिए याद रखना है। अब देखो, ये तो बात हो गई अनुसूचियों की। ठीक है, अब मूल संविधान में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, सॉरी अनुसूचियां थी। तो आपके लिए याद रखना है, जो भारत का, आपके लिए पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसमें क्या था, आपने देखा बन के तो नवंबर में तैयार हो गया था, पर लागू कब हुआ था, तो 26 तारीख को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि कितनी अनुसूचियां थी। तो मुख्यतः इसमें कितनी थी, 8 अनुसूचियां देखने के लिए मिलती हैं। और अगर वर्तमान में पूछी जाए कि वर्तमान में इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी है, ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपके लिए पता है होना चाहिए 8 + 4 कितने होगी, 12 इसमें क्या है वर्तमान में अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, 12 हैं, तो किस प्रकार से 12 को डिवाइड करा गया है। ठीक है, इन सब पे आज हम यहां पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि क्या था, कि अनुसूची कहते किसे। ठीक है, कितनी है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहां पर कवर करा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं पहली अनुसूची के बारे में। ठीक है, क्या है, पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। इसमें क्या है, आपके लिए याद रखना है, जो संघ राज्य क्षेत्र है, अर्थात आप देखेंगे कि भारत के राज्यों का जो वर्णन मिलता है वह किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वह आपके लिए याद रखना है अनुसूची 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत के राज्यों का वर्णन मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी भारत के, अगर हम कहें कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भारत के राज्यों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य का क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में,
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो आपके लिए याद रखना है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है, तो वह कौन सी अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? अनुसूची 1 में। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 1 में। ठीक है, तो पहला अनुसूची में क्या दिया है? संघ अर्थात राज्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में अनुसूची में किया गया है, तो वह क्या है? ठीक है, किसमें करा गया है? पहली अनुसूची में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं दूसरी। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया है? वेतन व भत्ते। ठीक है, यहां पर बस मैंने वेतन व भत्ते लिखे हैं। वेतन व भत्ते, यहां पर वेतन और भत्ते तो लिखा, पर अब एक किसके वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं? तो आपके लिए याद रखना है, यह क्या है? भारत के प्रमुख पदाधिकारी, जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य, जैसे सीजीआई हो गए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य क्या है? न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। इस प्रकार से जो प्रमुख कैग हो गए, इनके जो क्या है वेतन भत्तों के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तो वह दूसरी अनुसूची में इनके वेतन व भत्ते के बारे में जानकारी किसकी मिलती है? तो आपके लिए याद रखना है, किसके वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह प्रमुख अधिकारी, जैसे कि दोबारा सुनिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या हो गया? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष। ठीक है, जिन राज्यों में है परिषद उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो, फिर उसके बाद आप देखते हो कैग, और इस तरह के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी जो क्या है वेतन के बारे में किसमें बताया गया है? तो वह यहां पर क्या है? दूसरी अनुसूची में यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद आप क्या देखेंगे? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप। ठीक है, किसमें दिया गया है? वह तीसरी अनुसूची में दिया गया। अब यह शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप क्या है? पहली चीज यहां पर बनती है कि शपथ क्या होती है और प्रतिज्ञा क्या होती है। ठीक है, दोनों में आपके लिए क्या होना चाहिए? अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ठीक है, सबसे पहली बात, शपथ जो कोई दूसरा व्यक्ति दिलाता है उसे क्या कहा जाता है? शपथ। ठीक है, और दूसरी चीज है हमारी प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या होती है? जो हम स्वयं लेते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यह इसमें बताया गया है कि कौन कौन जो इसमें प्रमुख जो हमने देखे थे जो अधिकारी, उनकी क्या है, यहां पर क्या बताया गया है कि यहां पर वह शपथ किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, तो वह यहां पर बताया गया है। तो आपके लिए याद रखना है, शपथ की इसमें बताया गया है, तो वह किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुसूची में बताया गया है। तो वह क्या है? तीसरी अनुसूची में बताया गया है। जैसे कि वहां पर हमने देखे कि किस किस के, पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस के जो शपथ की यहां पे बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो किसके बारे में नहीं दी गई है यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह क्या है? प्रमुखता हम देखते हैं कि इसमें 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, पहला तो आता है यहां पर राष्ट्रपति। ठीक है, कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और क्या आता है यहां पर? ठीक है, राज्यपाल। ये क्या है? 3 अधिकारी हैं, इनके शपथ के बारे में यहां पर जानकारी नहीं मिलती। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि तीसरे अनुसूची में किसकी शपथ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो इन तीनों के बारे में यहां पर जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद हम लेते हैं चौथा। ठीक है, क्या है? देखो, अब यहां पर सबसे पहले बच्चों को डाउट होता है, सर शपथ और वेतन में सर हमें डाउट होता है। ठीक है, तो शपथ और वेतन में क्या क्या डाउट होता है, तो हम पहले उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो देखो, शपथ, आप किसी भी, मान लीजिए आप किसी में भी इंटरव्यू देने गए, किसी भी जॉब हो गई, उसमें अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है? आप सबसे पहले जाके वहां पर क्या पूछेंगे? आप कैसे सेटिस्फाई होंगे? वहां पर आप पूछेंगे कि मेरी सैलरी कितनी है।
ठीक है। पहले आप इसी बारे में तो बात करेंगे कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, अगर मैं काम करता हूं यहां पर तो मुझे कितनी मेरी इनकम होगी, तो इस बारे में जानकारी लेंगे नहीं, तो उसके वही क्या होगी हमारी वेतन, इसलिए हम सबसे पहले पूछते हैं। और अगर हम वेतन से सेटिस्फाई हैं, अगर हम वहां से जो इनकम हो रही है उससे सेटिस्फाई हैं, तभी तो वहां हम जॉब करेंगे। तो इसीलिए तो यहां पर आपके लिए याद रखना है कि दूसरे में वेतन व भत्ते बताया गया और तीसरे में क्या बताया गया है, शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में यहां पर बताया गया। अब बात करते हैं हम चौथे की, ठीक है। चौथा है जो हमारा अपर हाउस अर्थात उच्च, क्या है, जैसे हम कहते हैं राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस उच्च सदन। राज्यसभा राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अर्थात हमारा जो अपर हाउस है उच्च सदन, उसकी क्या है, सीटों का आवंटन। इसकी हम देखते हैं, जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे तो हमने बताया था, तो वहां पर हमने देखा था कि राज्यसभा में क्या था कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह कहां से चुनकर आते हैं, तो मैंने बताया था राज्य की विधान परिषदों से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो कहां से आते हैं, तो आपके लिए याद रखना है कहां से आते हैं, राज्य की विधान परिषदों से चुनकर आते हैं। पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 250। 12 उधर से लेगा भैया, मनोनीत है, बचे कितने, 2 3 8 बच गए, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना। अब इनमें से क्या है, सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, तो जो सदस्य चुने जाते हैं वह कहां से चुने जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से। तो जब मैं ऑफलाइन में, जब मैंने बच्चों से पूछा कि राज्यों से चुने जाते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों से, तो उन्होंने आंसर दिया कि सर राज्यों से। मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेशों से क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा सर केंद्र शासित प्रदेशों में कि सर वहां पर क्या होती है कि कुछ ने कहा कि सर वहां पर क्या होती है, विधान परिषद नहीं होती, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और पुदुचेरी में भी क्या है, वर्तमान में विधान परिषद है, इसीलिए यहाँ के सदस्य भी क्या रहते हैं, इसमें राज्यसभा में आते हैं, ठीक है। कहां के, दिल्ली और पुदुचेरी के, ठीक है। राज्यों के विधान परिषद के सदस्य प्लस क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य क्या आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। यहां पर आपके लिए दो मैं अभी बता रहा हूं कि जैसे कि आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमण जो है वह भी क्या है, राज्यसभा सदस्य हैं, और एस जयशंकर जो हैं वह भी क्या है, राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि निर्मला जो सीतारमण है वह कहां से है, लोकसभा से, राज्यसभा से, ठीक है, या विधानसभा से, ठीक है। तो आपके लिए याद रखना है किससे हैं, तो वह दोस्तों कि वह राज्यसभा सदस्य हैं। इसी तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वह भी क्या है, राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। चौथी अनुसूची कौन सी होगी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। तो पहली जो 4 अनुसूचियां हैं वह क्या है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर लेंगे, संघ से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी जो अनुसूची है वह वेतन भत्ते से है, और तीसरी भी क्या है, इसी से रिलेटेड है, किससे, प्रतिज्ञा से। इसके बाद क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है। इतना हो गया। अब जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची क्या कह रही है, तो 5वीं अनुसूची को देखने से पहले आपके लिए 5 और 6 को आपको रिलेटेड करना आना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है, 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि 5वीं अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, के प्रशासन, ठीक है। अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है।
किससे संबंधित है? पांचवी जो अनुसूची है वह एससी और एसटी से रिलेटेड, उनके प्रशासन से संबंधित है। यहां पर जो एक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है वह है कि जो क्या है अनुसूचित क्षेत्र जो कौन घोषित करता है, तो वह कौन दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा यह क्या है क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। हमारा जो संविधान है वह क्या है, जो अनुसूचित जनजाति व जाति के जो लोग हैं उनको क्या है संरक्षण प्रदान करता है। उसी के तहत यहां पर देखेंगे कि यहां पर इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहां पर बताया किसमें, पांचवी में। इसके बाद जो क्या है छठी अनुसूची जो रहेगी वह क्या है, इसका अगला पार्ट है। ठीक है, एक तरीके से इसका आप अगला पार्ट देख सकते हैं किसमें, छठी अनुसूची में। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि अनुसूचित जाति व जनजाति, अब यहां पर क्या है अनुसूचित जनजाति जो है उसको ले लीजिए। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं, पांचवें में जाति और जनजाति है, तो जनजाति को उठा लीजिए जो क्या है जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन जो क्या है 4 प्रमुख क्षेत्रों में देखी जाती हैं। वह कौन कौन से हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस क्षेत्र में जो क्या है जनजाति पाई जाती है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या है अनुसूची 6 में बताया गया। ठीक है, क्या है जनजाति के प्रशासन की। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र बचता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके बाद में क्या आ जाता है मिजोरम। ठीक है, तो यह 4 क्या है प्रमुख क्षेत्र हैं जो क्या है इसमें बताए गए। तो सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्यों का वर्णन मिलता है, तो कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, MATM। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके लिए याद होगा कि हमने क्या देखा था कि हम जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बताया था कि वहां पर हम क्या है बांग्लादेश की सीमा को देखते हैं, तो वहां पर 5 राज्यों को देखते हैं। ठीक है, 5 राज्य जो क्या है सीमा साझा करते हैं, तो कौन से थे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही तो 5 राज्य थे। तो वहां पर आप अगर पश्चिम बंगाल को हटा दें, बाकी तो यही वही तो राज्य हैं जो क्या है कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, वही राज्य क्या है आपके लिए देखना है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। आसान याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं MATM। ठीक है, देखो मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, पर यहां पर काफी बच्चों को एम से क्या कर देते हैं मणिपुर कर देते हैं, तो ये चीज आपके लिए याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्या है इसमें सम्मिलित किए गए। ठीक है, जो क्या है इस प्रकार से क्या है देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे असम, फिर यहां पर मेघालय, फिर त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या हो गई दोस्तों, हमने यहां पर देखे 6 जो क्या थे प्रमुख जो क्या है अनुसूचियां हैं इनको देखा। अब इसके बाद हम क्या है अब आगे की हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना तो सबको मेरे को लगता है हो ही गया होगा याद। इसके बाद जो क्या है 7वीं अनुसूची। ठीक है, ये तो याद हो ही गए होंगे कि पहला राज्य संघ राज्य क्षेत्र से, दूसरी वेतन से है, तीसरी क्या है किससे संबंधित है, तो तीसरी उनके क्या है शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप उसमें मिलता है। चौथी में क्या मिलता है हमें, तो चौथी में आपने पता ही है कि क्या मिलता है आपके लिए। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन मिलता है। 5वीं में आपने देखा SC और ST के प्रशासन के बारे में। फिर इसके बाद 6ठी में हमने सिर्फ ST को ले लिया, जनजाति को ले लिया। ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्या है प्रशासन के बारे में वहां पर जानकारी मिलती है। अब इसके बाद हमने 6 देखे। अब इसके बाद जो क्या है 7वीं अनुसूची, इसको 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन है, तो 7वीं अनुसूची जो है वह जब हम देख रहे थे कि किसको, कि संघ राज्य, हमने देखा था कि क्या था केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। उसमें जब हमने देखा था तो किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन हो रहा था
वहां पर हम देख चुके हैं। ठीक है, तो देखो ये उसी का एक पार्ट देख लेते हैं। देखो 7वीं अनुसूची जो है उसे याद करने का तरीका क्या है। 7वीं जो अनुसूची है वह क्या है किससे, सूचियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सूचियों से। ठीक है, किससे संबंधित है, सूचियों से। तो हमारे यहां कितने प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं, तो आपके लिए याद रखना है हमारे यहां 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी है, संघ सूची, फिर राज्य सूची, और फिर क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की क्या है सूचियां पाई जाती हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची। देखो सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है इनको विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब जो संघ सूची है उसमें क्या है, जो उसके जो क्षेत्र में आएंगे, जो विषय आएंगे, वह किसके अंतर्गत आएंगे, तो वह क्या है, केंद्र के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, ये केंद्र के अंतर्गत। राज्य से संबंधित मतलब राज्य के अंतर्गत इसके संबंधित जो विषय रहेंगे वह राज्य के अंतर्गत आएंगे। और जो ये क्या है, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आएगी, केंद्र व राज्य दोनों के। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। देखो अब ये क्या है, ठीक है, संघ सूची में क्या होता है, राज्य सूची में क्या होता है, और समवर्ती सूची में क्या होता है। तो सबसे समवर्ती सूची को एक बार हम देख लेते हैं कि यहां पर मैंने बताया था, सीधे सीधे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची हमने किस देश से ली है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो यह भी क्या है आपके लिए याद रखना है, कहां से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से यह क्या है लिया है। क्या, समवर्ती सूची के बारे में जो प्रावधान है वह कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। तो इसमें जो आप देखेंगे कि इसमें जो क्या है संघ सूची है उसमें कितने क्या थे, विषय थे। ठीक है, तो जो संघ सूची है उसमें आप देखेंगे कि इसमें हमें क्या है, जो हम शुरुआत में देखेंगे कि मूल संविधान की बात करेंगे तो इसमें हमें क्या है 97 विषय मिलते थे। ठीक है, इसमें 97 विषयों का वर्णन किया गया है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 66 का वर्णन किया गया था। और इसके बाद क्या है, जो समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें क्या है 47 विषयों का क्या है यहां पर वर्णन क्या है, मूल संविधान की बात कर रहा हूं। ठीक है, मूल संविधान पर इनमें क्या है, जो क्या है इनके जो विषय में क्या है चेंजेस करे गए हैं और वर्तमान में कुछ और है। जैसे कि आप देखेंगे कि यह है वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में जो क्या है संघ सूची के सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि मूल में कितने थे और वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में कितने कर दिए। अब ये क्या है संघ सूची के जो विषय हैं वह क्या है, ठीक है, कितने होंगे 100। इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या है, डिफेंस अर्थात रक्षा का जो विषय है वह किसके अंतर्गत आ गया है, तो वह क्या है दोस्तों आपके लिए याद रखना है, संघ के अंतर्गत क्या है आता है। इसके बाद क्या है राज्य। ठीक है, राज्य का जो क्या है कितने थे, 66 थे। अब इन्हें क्या कर दिया गया है, 61 कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया है, 61 कर दिया गया है। और इसके बाद क्या कर दिया गया, और इसमें क्या है 51 कर दिया गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनमें क्या कर दिया गया, 3 ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ये क्या हो गया 100 हो गए। इसके बाद इनमें क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिए गए और 5 इसमें क्या है प्लस कर दिए गए। ये आपके लिए दिख रहा होगा कि इसमें क्या किस प्रकार से चेंजेस हुए। तो ये इसके जो 5 ये जो विषय थे वह कहां पर चले गए, तो वह संघ सूची में क्या है ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह जो इसके जो 5 विषय थे वह इसमें ट्रांसफर कर दिए गए, तो वह आपके लिए याद रखना है। यहां पर एक आता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कितने जो क्या थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 5 विषय थे कौन कौन से थे, कि हम देखते हैं जैसे पहला हो गया शिक्षा, वन, ठीक है, वजन एवं क्या था, वजन एवं उपाय। ठीक है, जैसे कि वेट वगैरह जो होते हैं वह किससे रिलेटेड जो क्या थे राज्य के अंतर्गत आते थे वह इसमें चले गए। ठीक है, जो क्या है वन्य जीवों का सर्वेक्षण, ठीक है,
और अंत में क्या था, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च जो न्यायालय हैं, ठीक है, उनके न्यायाधीशों के जो क्या है न्यायालयों के को छोड़कर और जो अन्य जो न्यायालय रहते हैं उनके गठन व संगठन के बारे में किसमें चला गया, यह समवर्ती सूची में अब है। कौन कौन से, पहला मैंने बताया शिक्षा, वन, फिर वेट अर्थात वजन व उपाय। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर क्या आ जाता है, वन्य जीवों का संरक्षण। और इसमें अगर हम शॉर्ट में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो क्या है न्यायालय को छोड़कर बाकी जितने भी जो न्यायालय होंगे उनके संगठन और गठन के बारे में जो जानकारी इसमें है, अब वह किसमें आ गई है, समवर्ती सूची में। तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि शिक्षा किसका पार्ट है, तो शिक्षा जो क्या है समवर्ती सूची का पार्ट है, ठीक है। वन, फॉरेस्ट जो क्या है किसका पार्ट है, तो वो किसका है, समवर्ती सूची का, ठीक है। वेट किसका पार्ट है, तो समवर्ती सूची का है, ठीक है। वन्य जीवों का संरक्षण वह किसका पार्ट है, तो वह भी क्या है, समवर्ती सूची का। इस प्रकार से ये क्या है, 5 सब्जेक्ट जो है ये है आपके लिए याद रखने, ठीक है। ये कौन सी थी हमारी जो क्या है, आप देखते हैं कि यह कौन सी हमें देखने के लिए मिलती है, तो यह 7वीं अनुसूची यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। इसके बाद जो क्या है अगली जो अनुसूची है वह कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। जैसे कि आप सभी को पता है 8वीं अनुसूची जो है वह क्या है, हमारे भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारी भाषा से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है, हमारी भाषाओं से संबंधित है। किससे है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कितनी हमारी जो भाषाएं हैं, तो इसमें हमारी 22 भाषाओं का वर्णन करा गया है। कितनी भाषाएं हैं इसमें, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसमें जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से हमें, मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 3, 4, 5 से लेकर आर्टिकल 3, 4, 3 से लेकर आर्टिकल 3, 4, 351, ठीक है। यहां तक ये क्या है, भाषाओं का जो सेशन रहता है वो यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें 43 में क्या है, संघ की भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो भी मैंने बताया था। तो इसका जो पार्ट है, ये जो अनुसूची वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन सी आता है, तो इसमें 344(1) आता है, एंड क्या आता है आपके लिए याद रखना, ये 51। इसके बारे में यहां पर वर्णन मिलता है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इनमें वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस ये चीज आपके लिए याद रखनी है कि इसमें कौन सी भाषाओं का जो वर्णन मिलता है, तो 22 भाषाओं का इसमें क्या है, वर्णन मिलता है। अब कौन कौन सी क्या है भाषाएं इसमें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, और कौन कौन से संविधान के द्वारा जोड़ी गई, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर क्या है, कुछ संविधान संशोधन याद रखने हैं। 21वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या जोड़ी गई थी, सिंधी को क्या है, या इस जो लैंग्वेज थी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। सिंधी को इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद कौन सा आता है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, जिसमें क्या है, कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये लैंग्वेज तो आप समझ ही गए होंगे। देखो सिंध का जो क्षेत्र है, अर्थात पंजाब का जो क्षेत्र है, उस तरफ की जो लैंग्वेज कहलाएगी वह सिंधी कहलाएगी, ठीक है। यहां पर जो कोंकणी है वह क्या, कोंकण वाला जो क्षेत्र है वह महाराष्ट्र के साइड में है, ठीक है। मणिपुर वाला हो गया नेपाल का जो रीजन है, नेपाल के आसपास का क्षेत्र वो से क्या है, वहां पर नेपाली, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद आता है 92वां
संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन सा है 2003 क्या है, तो ये आपके लिए याद रखना है कि 2003 में बोडो डोंगरी, ठीक है, बोडो डोंगरी मैथिली व संथाली। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें 4 लैंग्वेजें क्या है जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना है कौन कौन से 22वां संविधान संशोधन के थ्रू क्या जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है कोंकणी और मणिपुर को जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो डोंगरी, ठीक है, मैथिली और क्या है संथाली को क्या है हमारी जो क्या है भाषाओं की जो 22 भाषाएं हैं उनमें इसमें जोड़ा गया, और अब वर्तमान में कितनी है 22 भाषाएं हमारी क्या है इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं यहां पर हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसके बाद जो रहेगी वह कौन सी रहेगी, 9वीं अनुसूची रहेगी। कौन सी रहेगी, 9वीं अनुसूची यहां पर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, वह हमने यहां पर देख ली। अब जो क्या है 9वीं अनुसूची कौन सी आती है, ठीक है, 9वीं अनुसूची, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे आपके लिए याद रखना है। तो यह क्या है, भू सुधार, मतलब कि भूमि सुधार या भू जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है, भू सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वह क्या है 9वीं अनुसूची इसमें क्या है सम्मिलित है। ठीक है, तो यह हमने देखा कि जो ये 8 थे, यहां तक हमने देखा कि ये क्या थे मूल संविधान में वर्णित है, पर जो क्या है जो ये 9वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि जो 9वीं सूची देखने के लिए मिलती है वह कब जोड़ी गई, तो आपके लिए याद रखना है कि जैसे ही संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद पहले संविधान संशोधन 1951 के थ्रू यह क्या है जोड़ी गई। ठीक है, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भू सुधार व जमींदारी उन्मूलन के लिए यह क्या है अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था, इसमें एक केस आता है वामन राव, वामन राव 1981। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, वामन राव केस पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने यहां पर आपके लिए लिखवाया है कि वामन राव जो केस है वह किससे संबंधित है, तो भू सुधार व जमींदारी उन्मूलन से क्या है संबंधित है। देखो यहां पर क्या है वामन राव केस के बारे में क्या है, तो यहां पर देखो पहले जो भू सुधार था इसमें कहा गया था कि यहां पर जो क्या थे इसके थ्रू जो क्या है मौलिक अधिकारों का जो हनन होगा उसमें क्या है आप क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, पर जैसे कि आप सभी को पता है कि कहा गया था 42 एक केस यहां पर आता है, कौन सा, केशवानंद भारती। ठीक है, क्या आया था, केशवानंद भारती 23 अप्रैल 1900, ठीक है 23 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था कि आप क्या है मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कहा गया था, तो इस पर इससे भूमि सुधार से रिलेटेड क्या कहा गया था पहले संविधान में, कि आप इसकी क्या है न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। पर वामन राव केस के बाद क्या कहा गया कि इन्होंने कहा कि इस संविधान केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित आप जो भी क्या है आपकी शिकायत है तो आप क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए क्या है इसमें यह अधिकार बाद में दे दिया गया कि आप इसको क्या है न्यायिक समीक्षा बाद में कर दिया गया, कब, वामन राव केस के बाद। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, किससे, 9वीं अनुसूची से। अब इसके बाद 9वीं के बाद क्या आती है, दल बदल। ठीक है, जो अधिकतर एग्जामों में क्या है पूछी जाती है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, किसी से ही पूछा जाए तो दल बदल।
दल बदल कानून से, ठीक है। दल बदल, जिसे क्या है दल बदल के नाम से जाना जाता है। अब ये दल बदल है क्या, ठीक है। तो दल बदल क्या था, पहले जो क्या था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य में क्या है 200 सीटों पे क्या है चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें सभी को पता है कि 50% प्लस वन क्या होती है आपके लिए, सीटें लाना कंपलसरी होती है। अब आप मान लीजिए आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप आपके दोस्त या ऐसे 3 पार्टियां मान लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए बीजेपी हो गई, ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो गई, सपा हो गई, और फिर इसके बाद क्या हो गई, तीसरे नंबर पे बसपा हो गई, बीएसपी हो गई। अब भाई साहब यहां पर देखो कि जो बीजेपी थी, बीजेपी ने क्या करा कि चुनाव हुए, उनमें से क्या मिल गए, ठीक है, इसे मिल गए, यहां पर ले लीजिए आप 98 वोट मिल गए, ठीक है, क्या हो गया 98 वोट मिल गए। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कितने हो गए, इसे भी 98 वोट मिल गए, ठीक है, दोनों को बराबर मिल गए, बीजेपी और सपा दोनों बराबर पे। अब बची कितनी सीटें, तो क्या है आप देखेंगे यहां पर क्या रहेगी, 4 सीटें रहेंगी, क्या रहेगी, 4 सीटें रहेंगी। अब भाई साहब कि बीजेपी वालों ने कहा, ठीक है, अब ये बीजेपी और सपा वाले हैं, ठीक है, अब इन लोगों को क्या है गवर्नमेंट बनाने के लिए 50+1 चाहिए, मतलब 101 ही तो सीट चाहिए, ठीक है, 100 + 1, तो जिसके पास 101 सीट होंगी वो क्या कर लेगा, गवर्नमेंट बना लेगा। अब यहां पर देखो, रुको 1 मिनट, यहां पर समझाने के लिए यहां पर कर लेते हैं 99, ठीक है, और यहां पे कर देते हैं 3 सीटें, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है पोजीशन है, अब ना बीजेपी गवर्नमेंट बना पा रही है ना सपा गवर्नमेंट बना पा रही है। अब भाई साहब करे क्या, ठीक है, तो यहां से अगर 3 सीटें उठ के जाएंगी इनके सपा के पास, तो सपा गवर्नमेंट बना लेगी, और अगर ये जोड़ेगी तो यहां गवर्नमेंट बन जाएगी। तो बीजेपी वालों ने क्या कहा बीएसपी वालों से कि भाई साहब तुम 3 सीटें हमें दे दो, हम तुम्हें मंत्री पद देंगे और कुछ क्या है पैसे देंगे, ठीक है। तो बीएसपी वाले बोले ठीक है भाई साहब, हम यहां से पहुंच गए यहां, ठीक है। अब सपा वाले बोले कि हम तुम्हें उनसे भी बढ़िया मंत्री पद देंगे, और उसके बाद उनने जो तुम्हें पैसा दिया था उससे हम डबल देंगे। अब बीएसपी वालों ने क्या करा, यहां से अपना सामान उठाया और कहां चले गए, बीएसपी वाले अब पहुंच गए सपा के पास, ठीक है। अब सपा के पास पहुंच गए और फिर क्या होगी, यहां पर 101 सीट होगी और इन्हें सरकार बना ली, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर बीजेपी वालों ने कहा कि हम तुम्हें क्या है, मान लो कि मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री का पद दे देंगे, ठीक है, एक को उप मुख्यमंत्री दे देंगे, एक को वित्त मंत्री दे देंगे, और एक को कोई दूसरा मंत्री पद दे देंगे, तीनों को क्या है पद दे देंगे, और तुम हमारे पास आ जाओ, जो उनने जो तुम्हें पैसा, सपा वालों ने जो पैसा दिया था उसका हम तुम्हें डबल दे देंगे। तो फिर बीएसपी वाले क्या हुए, फिर पहुंच गए यहां। तो मतलब क्या हो रहा है भाई, इस तरह से क्या है दल बदल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बड़ी समस्या की बात हो रही थी कि जैसे कि पहले ऐसे ही हो रहा था कि इनने 6 महीने चलाई, फिर जो ये 3 थे वो यहां पहुंच गए, फिर इनने गवर्नमेंट बना ली, फिर इनने कहा, फिर ये यहां पहुंच गए। तो इस प्रकार से क्या थी, अस्थिरता देखने के लिए मिल रही थी गवर्नमेंट में, क्या थी अस्थिरता देखने के लिए मिल रही थी। तो उनने क्या करा कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिर संशोधन करे, क्या करे, यहां पर संशोधन होने लगे। कौन कौन से संशोधन हुए, तो देखो यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। जो कब हुआ था, तो वह 1985 में क्या हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 92वां जो संविधान संशोधन था, इसमें देखा गया, इसमें इन्होंने क्या कर दिया गया कि किसी भी दल का 1/3 आप जाओ, इसमें क्या है आपको 1/3 जो मेंबर क्या होने चाहिए, आप क्या है साथ में लेके जाओगे, ठीक है। तो भाई साहब फिर क्या हुआ, फिर यही चीज होने लगी कि पूरी पार्टी का 1/3 मेंबर एक तरफ, एक पूरी बसें जाने लगी, पहले कुछ मेंबर्स जाते थे, अब पूरी बसें जाने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर यही क्रम जारी रखा। तो इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने परेशान होकर क्या कर दिया, 91वां संविधान संशोधन, यहां पर आता है 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें क्या कह दिया गया
यहां पर कहा गया कि तू 2/3 जो मेजोरिटी है वो यहां से जाएगी। 2/3 जो क्या है एक पार्टी के क्या होने चाहिए, अगर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना उनकी क्या है सदस्यता जो है वह क्या है मान्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से कहा गया, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, और 91 के बाद इसे क्या है दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी क्या है जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, किससे, दल बदल कानून से, जो क्या है इससे 10वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, यह याद रखना है। इसके बाद देखो अगला क्या है, अगला आप देखते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझ गए कि कब स्टार्टिंग कब हुई, तो 92वें संविधान संशोधन के थ्रू इसे जोड़ा गया था, फिर ये यहां पर आके लास्ट में ये संशोधन हुआ। इसके बाद क्या आता है, ये 10वीं थी। अब इसके बाद देखो 11वीं। ठीक है, ये क्या होगी 11वीं संविधान संशोधन। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11वीं अनुसूची जो थी उसमें क्या कहा, किस लिए लाया गया उसे मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि सांसद और विधायक रहते हैं, ठीक है, वो ऊपर के लेवल के हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी आम नागरिक को ये सांसद या विधायक के पास जाना होता है तो क्या होता है काफी टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या हो जाता है काफी बर्डन हो जाता है। जैसे हमें कोई दिक्कत है तो हम अगर वहां तक पहुंचेंगे तो ऐसे हमारी तरह ही तो हजारों लोग होंगे, तो उन तक पहुंचने के लिए क्या होगा काफी टाइम लगता है। तो जो क्या है जो निम्न तबके के लोग हैं, मतलब जो हम जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उनको वहां तक जैसे सांसद और विधायक से बात करने के लिए क्या है काफी वेट करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है दो सरकारों का क्या है 2 स्तरीय सरकार थी, इसलिए क्या है 3री स्तरीय सरकार जिसे स्थानीय सरकार के नाम से जाना गया उसका क्या है, ठीक है, गठन करना पड़ा, जिसको क्या है कहा गया पंचायत। ठीक है, पंचायतों के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें आप देखेंगे कि पंचायत जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या है पंचायतों की शक्ति। ठीक है, 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया। क्या, जिम्मेदारियों का वर्णन। ठीक है, किसमें करा गया है, तो वह 11वीं अनुसूची में करा गया है। अब इसे जोड़ा कब गया था, तो इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था, 1992 में क्या है इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद जो अगली आती है वह क्या है 12वीं अनुसूची, जिसे क्या है अंतिम अनुसूची के नाम से भी इस समय जाना जाता है, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में वर्णन करा गया। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, नगर पालिका की शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में वर्णन करा गया है। जैसे कि यहां पर क्या हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसी के जस्ट अगला संविधान संशोधन आपके लिए याद रखना है 74वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू ये क्या है इसमें जोड़ी गई थी, जो क्या है नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थी कुछ संविधान की, ठीक है, सभी लगभग इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बन सकते हैं किससे, अनुसूचियों से, तो उनको मैंने यहां पर क्या है यहां पर कवर करा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है वो आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।